आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 3.2 जिसका नाम है व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। मतलब इसका ये हुआ कि वीवर के साथ क्या हुआ। वीवर्स मतलब कि ऐसे लोग जो कि कपड़े का बुनाई करते हैं। बुनाई का मतलब ये हो गया कि बेसिकली जो कपड़े को बनाते हैं, है ना, बुनते हैं, उसके साथ क्या हुआ, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक हमने डिवाइड कर लिया यहाँ पर, उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और यदि इस टॉपिक के अनुसार यदि आपसे सवाल पूछ ले इसी टॉपिक से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए द ईस्ट इंडिया कंपनी कीन ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग 1760। इस प्रकार का यदि आपसे सवाल भी पूछ ले तो आप इस सवाल के लिए ये कुछ ऐसे हमारे पास यहाँ पे जवाब लिखे हुए हैं जो कि आप दे सकते हैं, है ना। तो मेरा मकसद बेसिकली यही होता है, मेरा मकसद इस प्रकार का नोट्स बनाने का यही होता है कि यदि इस प्रकार का सवाल भी पूछ ले तो आप सवाल देने में किसी प्रकार का हिचकिचाहट ना हो आपको, तो आप बिल्कुल ये चीज़ लिख सकते हैं। तो क्या है पहला पॉइंट आपका, द ईस्ट इंडिया कंपनी कीन ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग 1760, यानी कि ये बात हो रहा है हमारा 1760 के आसपास का, जिस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा इच्छुक था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था इंडिया के टेक्सटाइल को लेकर, यानी कि इंडिया के रॉ मटेरियल को लेकर, है ना, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये सारा कुछ को लेकर वो लोग बहुत ही इंटरेस्टेड था। इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि वो लोग यहाँ पे जहाज़ में भर भर कर हमारे इंडिया का जूट ला देते थे, सिल्क ला देते थे, कॉटन ला देते थे और जाकर अपने देश ब्रिटेन में उससे कपड़ा बनाकर बेचते थे, है ना। इसी टॉपिक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखा जाए British cotton industries had not yet expanded and Indian fine textiles were in great demand in Europe। ये बात हो रहा है 1760 के आसपास का। उस समय पे ब्रिटेन में खास करके उतना ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं आया था। इंडस्ट्री तो था, ऐसा बात नहीं है कि उस समय पे ब्रिटेन में इंडस्ट्री नहीं था, कॉटन का इंडस्ट्री था लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था। अब जब बहुत ज़्यादा नहीं है तो अब यहाँ पे कौन सामने आ रहा है, सामने आ रहा है हमारे इंडिया का फाइन टेक्सटाइल, मतलब कि बहुत सुंदर, बहुत मुलायम, बहुत लाजवाब, बहुत ही शानदार हमारा उस समय पे टेक्सटाइल था। मतलब कि हमारे यहाँ पे जो कपड़े बनते थे, हमारे यहाँ के जो कच्चे माल हुआ करते थे, जूट का हो गया, फिर से आपका कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, उसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा था उस समय पे यूरोप में, ठीक है। और यूरोप में है तो भाई यूरोप के अलग अलग कंट्री में भी होगा उसका डिमांड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो द कंपनी वाज कीन ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। अब उस समय पे ब्रिटेन में टेक्सटाइल यानी कि कॉटन इंडस्ट्री है नहीं, तो सामान कहाँ से जा रहा है, भारत से जा रहा है। तो अब जब वहाँ पे नहीं है और चीज़ों का डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यूरोप में है, तो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ये लोग कहाँ आते थे, भारत आते थे, भारत के सामानों को खरीदते थे, यानी कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, इन सभी चीज़ों को ये लोग खरीदते थे और जाकर अपने देश ब्रिटेन में बेचते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। बिफोर इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक इन 1760s and 1770, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export। अब देखिए, अब यहाँ पर बात हो रहा है 1760 और 1770 का। ये ऐसा दौर है जिस समय की हल्का फल्का आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में और कर्नाटक में, है ना, इन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल हो चुका था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक इन 1760 एंड 1770, यानी कि 1760 और 1770 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल और कर्नाटक में कंट्रोल नहीं था उतना ज़्यादा, लेकिन कंट्रोल तो था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, कंट्रोल था, उनका दबदबा था, लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर, है ना। अब इस समय पे होगा क्या, इस समय पे द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अभी देखिए, अभी फिलहाल इसका दबदबा तो नहीं है बंगाल को उतना, कर्नाटक पे भी दबाव इसका नहीं है, दबाव बहुत ही ना के बराबर है ना। अब जब इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है तो यहाँ पे किस चीज़ का इसको कमी खलने लगा, अचानक कमी खलने लगा एक्सपोर्ट का, यानी कि इनको ये दिखने लगा कि अब हमारे पास सामान कोई दे ही नहीं रहा है कि हम उसको जाकर अपने ब्रिटेन देश भेज पाएँ। क्यों नहीं ऐसा, मतलब कि क्यों ऐसा हो रहा था, मतलब कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों ये डर सता रहा था कि अब हमको नहीं मिल रहा है सामान,
नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग ब्रिटेन अब भेजेंगे क्या, है ना। ये क्यों डर इसको खल रहा था, क्योंकि द फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एज वेल एज द लोकल ट्रेडर्स कॉम्पिटेटेड इन द मार्केट टू सिक्योर वोवेन क्लॉथ। क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल ब्रिटेन वाले लोग नहीं थे, ब्रिटेन वाले के साथ साथ यहाँ पे फ्रेंच लोग भी थे, डच भी थे, पोर्टुगीज भी थे, इसके साथ ही साथ हमारे भारत के कुछ कुछ लोकल ट्रेडर लोग भी थे। मतलब कि देखो इतना सारा लोग है तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, है ना। जो ज़्यादा दाम देगा कच्चे माल का उसको किसान बेच देगा, है ना। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों को उस समय पे पूरी तरीके से ये डर सताने लगा था कि यहाँ पे तो भाई फ्रेंच लोग भी हैं, डच भी है, पोर्टुगीज है, साथ ही साथ भारत के लोकल ट्रेडर भी हैं, क्या पता हम लोगों को कच्चा माल एक्सपोर्ट करने के लिए यानी कि ब्रिटेन लेकर जाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। और बहुत समय पे मिलता भी था, बहुत समय नहीं भी मिलता था, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है ना, खरीदने वाला बहुत है ना। आगे so the weaver and supply merchants could bargain and try selling the produce to the best buyer। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ मालूम है, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ यहाँ पे उन कच्चे माल के मालिक को, मतलब कि जो अपने सामानों को बेचते थे उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। फायदा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रिटिश वाले लोग भी हैं, डच भी है, पोर्टुगीज भी है और फ्रेंच लोग भी हैं, साथ ही साथ भारत के कुछ लोकल ट्रेडर भी हैं खरीदने के लिए। तो अब यहाँ पे वीवर्स लोग यानी कि जिसके पास कच्चा माल है, जो कपड़ा अपना बनाता है, उनके पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा पैसे का। देखो हम इतना में बेचेंगे, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो दूसरा वाला तैयार है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है ना। यानी कि मान लीजिए यदि ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार हो गया तो उसको बेच देगा, वो तैयार नहीं हुआ तो किसी और कोई और खरीद लेगा, है ना। तो यहाँ पे बार्गेनिंग का बहुत अच्छा तरीका था, है ना। लेकिन कि लोग समझौता कर सकते थे कि इतना दीजिएगा तब आपको सामान देंगे, नहीं दीजिएगा तो कोई दूसरे को देंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा था, समझ में आ रही है बात। तो इस टॉपिक में बेसिकली आपने क्या पढ़ा, इस टॉपिक में आपने बेसिकली ये पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा इच्छुक था अपने इंडिया के टेक्सटाइल को लेकर, है ना। वो सामानों को खरीदना चाहता था और जाकर अपने देश ब्रिटेन में बेचना चाहता था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेन में हमारे इंडिया के टेक्सटाइल का डिमांड बहुत ही ज़्यादा था। बहुत हद तक हमारे इंडिया से कच्चा माल जाता था और बहुत हद तक हमारे इंडिया से अच्छे अच्छे कपड़े बनकर भी जाते थे, जो कि उस समय पर कपड़े हमारे यहाँ पे हाथ से बनाए जाते थे, बुन बुन कर, है ना। क्योंकि हमारे पास कोई मशीन है ही नहीं। देखो जब ब्रिटेन में उस समय पे मशीन नहीं है तो क्या इंडिया में मशीन होगा उस समय पे, नहीं, बहुत ही कम, ना के बराबर। ठीक है, तो ये था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से हमारे इंडियन टेक्सटाइल को खरीदने के लिए, यानी कि उसको खरीद कर अपने ब्रिटेन में जाकर बेचने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, है ना। क्योंकि हमारे इंडियन टेक्सटाइल का वहाँ पे डिमांड बहुत बहुत ही ज़्यादा था। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है यहाँ पर सम स्टेप्स वेर टेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंट्रोल द मार्केट ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स। अब यहाँ पर कमी खलने लगा था किसको मालूम है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि यार इतना सारा लोग है यहाँ पे, फ्रेंच है, डच है, पोर्टुगीज है ना, ये सारे लोग हैं, साथ ही साथ इंडिया के लोकल ट्रेडर भी है। तो हमको जितना कच्चा माल चाहिए, जितना हमको टेक्सटाइल चाहिए, उतना हमको मिल नहीं पा रहा है। अब जब मिल नहीं पा रहा है तो यहाँ पे अब कुछ स्टेप लेते हैं, कुछ कदम उठा रहा है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। मतलब कि किस प्रकार से फ्रेंच को, डच को, उसके बाद पोर्टुगीज को और इंडिया के लोकल ट्रेडर को हटाया जाए मार्केट से और केवल हमारा ही दबदबा चले, इस प्रकार से यहाँ पे अब सामने आने वाला है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कि पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रहा है कि मार्केट में केवल दबदबा मेरा हो, बाकी किसी का ना हो, कोई भी सामान को ना खरीदे, केवल हम जो करे, कोई बाकी दूसरा कुछ ना करे, है ना। तो इसके लिए वो क्या क्या कदम उठाता है जानिए इसके बारे में। सबसे पहला है मोनोपोली राइट। मोनोपोली राइट क्या होता है देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर, इट कुड एसर्ट अ मोनोपोली राइट टू ट्रेड। मोनोपोली राइट टू ट्रेड का मतलब ये हो गया कि ये ऐसा नियम लगा दिया कि ट्रेड केवल और केवल कोई करेगा तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब किसी एक के पास ही अधिकार होगा कुछ करने का। तो यहाँ पे ट्रेड करने का किसके पास अधिकार होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार होगा। क्योंकि देखो उस समय पे बंगाल में और कर्नाटक में ये आ चुका था, इसका पावर उस समय बहुत कम था, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया ये लोग अपना पावर बंगाल में और कर्नाटक में इस्टेब्लिश करते हुए चले गए, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया, बंगाल और कर्नाटक के वाले एरिया में मोनोपोली राइट लगा दिया, यानी कि कोई भी सामान अब नहीं खरीदेगा बेचेगा सिवाय मेरे, है ना, ये मोनोपोली राइट होता है। उसके बाद न्यू सिस्टम क्या है भाई,
After establishing monopoly right over trade, it proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition, control costs, and ensure regular supplies of कॉटन एंड सिल्क गुड्स। अब जब मोनोपोली राइट लग गया, मोनोपोली राइट लग गया इसका मतलब क्या, पूरी तरीके से अधिकार ट्रेड करने का किसके पास आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूरी तरीके से अधिकार आ गया तो ये क्या कर रहा था, अब मैनेजमेंट और कंट्रोल वाला काम कर रहा था। मतलब कि कंपटीशन को कैसे हटाना है, यानी कि फ्रेंच, डच और पोर्टुगीज को कैसे हटाना है, इनके पास पूरा अधिकार था। यानी कि अब ये हटा सकता था उन सभी लोगों को, कहता कि भाई देखो यहाँ पे मोनोपोली राइट हम लोग लगा रहे हैं, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। यदि नहीं हटता तो दोनों में युद्ध होता, लड़ाई पिट होता। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बहुत बार अंग्रेज़ों का फ्रेंच लोगों से, डच लोगों से, पोर्टुगीज लोगों से हाथापाई भी हुआ है, यानी कि नोक झोंक भी हुआ है, लेकिन बेचारे बाद में डर के मारे भाग गए। केवल बच कौन गया भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी रह गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोनोपोली राइट लगाने के बाद एलिमिनेट कंपटीशन को पूरी तरीके से हटा दिया गया, है ना, यानी कि फ्रेंच को, डच को, पोर्टुगीज को, सारे लोगों को हटा दिया गया। कंट्रोल कोस्ट, वो लोग सामानों का दाम भी तय करने लगा कि हम इस सामान को इतना ही दाम में खरीदेंगे, इससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। साथ ही साथ एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड, साथ ही साथ इन लोगों को रेगुलर सप्लाई होने लगा कॉटन और सिल्क गुड्स का। रेगुलर सप्लाई मतलब कि कोई भी आदमी के पास यदि कोई भी चीज़ है सिल्क और कॉटन से बना हुआ तो वो सामान अंग्रेज को ही बेचा जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका न्यू सिस्टम में क्या क्या आपने देखा। न्यू सिस्टम में बेसिकली कंपटीशन को हटा दिया गया, सामानों का जो दाम था वो तय करने लगा, वो लोग अंग्रेज लोग कंट्रोल करने लगा कि कितना होगा दाम, है ना। साथ ही साथ एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स, मतलब कि उन लोगों के पास कभी भी किसी प्रकार का कमी सामानों का नहीं होगा, है ना। किसी के पास कोई भी चीज़ यदि है कॉटन और सिल्क का बना हुआ तो वो आप चुपचाप आकर अंग्रेजों के सामने बेच दीजिए और वो लोग खरीदेंगे सस्ते दामों में और जाकर अपने देश ब्रिटेन में उसको महंगे दामों में बेच देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है अपॉइंटिंग गोमास्ताज। गोमास्ताज क्या थे भाई, देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड एंड एस्टैब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर। मतलब कि इन्होंने, अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से डच को हटा दिया, फ्रेंच को हटा दिया, पोर्टुगीज लोगों को हटा दिया, लेकिन ये अभी भी फ़िलहाल किसको नहीं हटा पाया था, इंडिया के लोकल ट्रेडर को नहीं हटा पाया था। अब देखिए, आपने फ्रेंच लोगों को हटाया तो फ्रांस चला गया अपना देश, डच लोगों को हटाया तो वो लोग डच चले गए अपने देश, है ना, और आपने पोर्टुगीज लोगों को हटा दिया तो वो लोग अपने देश पोर्टुगीज चले गए, है ना। लेकिन इंडिया को आप हटाएंगे तो इंडिया वाला लोग कहाँ जाएगा, इंडिया में ही रहेगा ना। यानी कि मोटा मोटी यहाँ पे आप ये समझ गए कि इंडिया के लोगों को ये भी फ़िलहाल पूरी तरीके से नहीं हटा पाया था मार्केट से, है ना, क्योंकि इंडिया के लोग हटेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई, भारत में ही रहेंगे ना, और अपने पेट को पालने के लिए वो भी तो ट्रेड करेंगे ही करेंगे, है ना। तो भारत के छोटे मोटे ट्रेडर्स को, ब्रोकर्स को, बिचौलिया को हटाने के लिए, यानी कि पूरी तरीके से ये हटाने का मन ही बना लिया था कि हमारे अलावा भारत में कोई भी क्लॉथ को लेकर ट्रेड नहीं करेगा, चाहे वो डच हो, पोर्टुगीज हो या फिर फ्रेंच हो या फिर भारत के लोकल ट्रेडर और ब्रोकर हो, हमारे अलावा कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। और ये क्या चाहता था, ये चाहता था कि इस्टेब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर, मतलब कि पूरी तरीके से वीवर पे किसका कंट्रोल हो, हमारा ही कंट्रोल हो। यानी कि जो कपड़े बनाता है, जिसके पास कच्चा माल है, उस पर यदि किसी का कंट्रोल होगा तो केवल हमारा कंट्रोल होगा। कंट्रोल किस रूप में, कि वो केवल और केवल हम ही को सामान लाकर बेचेगा, किसी दूसरे को नहीं देगा, है ना, इस प्रकार का कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल्ड द गोमास्ता टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ। तो इस काम के लिए अंग्रेज़ों ने एक इंसान को, यानी कि उन्होंने अपॉइंट किया, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते थे, गोमास्ता कहते थे। गोमास्ता किसी खास इंसान का नाम नहीं है, मतलब कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों को हम लोग कहते हैं गोमास्ता, जो कि अंग्रेज़ों के लिए काम करते हैं। वो भी क्या क्या काम करते हैं भाई, वो लोग, वो वीवर्स पे नज़र रखेंगे, सुपरवाइज करेंगे उसको, और जो सप्लाई है, यानी कि जो कच्चा माल है आपका कॉटन का, सिल्क का, या फिर बने हुए कोई भी चीज़ है यदि कॉटन से, सिल्क से, उनको वो लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ क्लॉथ के क्वालिटी को भी वो लोग चेक करेंगे। तो इसका काम क्या था, कि ये सारा काम किसका था, गोमास्ता का था। तो यदि एक सेंटेंस में बताना हो
कि गुमास्ता बेसिकली क्या करता था, तो गुमास्ता एक पेड सर्वेंट था। पेड सर्वेंट मतलब कि इसको पैसा मिलता रहता था अंग्रेजों के द्वारा, है ना। और ये बेसिकली करता क्या था, ये करता था बेसिकली सुपरवाइज, यानी कि वीवर्स पे नज़र रखता था। जिसके पास सामान है, जो कपड़ा का बुनाई कर रहा है, उस पर नज़र रखता था कि ये किसी और को तो सामान नहीं ना बेच रहा है ना, उस पर नज़र रखता था। साथ ही साथ उनके पास यदि कॉटन और सिल्क से बना हुआ कोई सामान है तो उसको वो लोग कलेक्ट भी करता था। कलेक्ट करके किसको देता था, अंग्रेज को देता था। अंग्रेज साहब लीजिए, आपने जैसा कहा हमने आपको कलेक्ट करके ला दिया, आप ले लीजिए इसको। साथ ही साथ वो लोग क्लॉथ के क्वालिटी को भी चेक करते थे। समझ में आ रहा बात कि क्लॉथ कैसा है, ख़राब है कि बढ़िया है। तो ये सारा काम किसका था, गुमास्ता का। तो गुमास्ता का मतलब भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, वही चीज़ है कि अ पेड सर्वेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो गुमास्ता का यदि मतलब पूछो तो आप ये बता सकते हैं। उसके बाद सिस्टम ऑफ एडवांसेस, क्या था एडवांस का सिस्टम भाई, टू हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स द कंपनी स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ एडवांसेस। मतलब कि अंग्रेज चाहता था कि हमको बार बार लगातार क्या होता रहे, कॉटन से बने हुए और सिल्क से बने हुए चीज़ हमको बार बार मिलता रहे। अब जब भाई उसको बार बार लगातार उसको सामान चाहिए तो कहीं ना कहीं वीवर्स को क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको उपजाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना। अब बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा कौन देता था, अंग्रेज देता था। कहता था कि तुमको जो पैसा चाहिए हमसे पैसा ले लो, लेकिन जो हम तुमको बोल रहे हैं बनाने के लिए वो चीज़ बना के हमको दे दो, है ना। तो ये था एडवांस का। तो ये एडवांस कौन देता था, किसको देता था, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी एडवांस देता था किसको, वीवर्स को, कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पैसा लो, लेकिन हमारे लिए तुम क्या करो, सामान को बनाओ, है ना, और उस सामान को हम खरीदेंगे और जाकर अपने देश ब्रिटेन में बेचेंगे। ठीक है, आगे। वंस एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड द वीवर्स वेयर गिवन लोन टू परचेज द रॉ मटेरियल्स फॉर देयर प्रोडक्शन। अब यदि एक बार ऑर्डर दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि देखो हम तुमको एडवांस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, है ना, तुम हमारे लिए ये वाला कपड़ा बना के रखना, तुम हमारे लिए ये सामान बना के रखना, तुम हमारे लिए वो वाला सामान बना के रखना। मतलब कि यदि एक बार वीवर्स को लोन मिल गया, लोन नहीं बेसिकली आप कह सकते हैं, बेसिकली आप कहिए एडवांस, यानी कि यदि एक बार वीवर्स को एडवांस मिल गया, ऑर्डर मिल गया कि तुम ये सारा काम करके रखना हमारे लिए, हम आएंगे, यानी कि हमारा जो गुमास्ता है वो आएगा, तुमसे सामान लेकर जाएगा, है ना। तो जब उसको एक बार लोन मिल जाता था तो वो क्या करता था, वीवर्स लोग उस लोन वाले पैसे से, यानी कि उस एडवांस वाले पैसे से वो लोग सामान खरीदते थे। यदि उसके पास सामान है तो बढ़िया है, यदि सामान नहीं है तो वो लोग सामान खरीदते थे। खरीदने के बाद फिर उससे वो सामान बनाते थे जो कि अंग्रेज उसको बनाने के लिए कहता था, है ना। ये होता था उस समय पे। दोज हु टूक लोन्स हैड टू हैंड ओवर द क्लॉथ दे प्रोड्यूस्ड टू द गुमास्ता, दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर। तो अब यहाँ पे होता क्या था, अब यहाँ पे ये होता था कि जिस आदमी से वीवर्स ने एडवांस लिया है ना, उसी आदमी के गुमास्ता को बनाकर वो सामान देना होता था। यदि आपने ऑर्डर लिया कपड़े बनाने का तो आप कपड़े बनाकर उसी गुमास्ता को देंगे, जो गुमास्ता किससे बिलोंग करता होगा, उस अंग्रेज से, जिस अंग्रेज ने आपको क्या किया, लोन दिया, यानी कि एडवांस दिया आपको। यानी कि आप बने हुए सामान को जिस आदमी ने आपको एडवांस दिया उसी को आप केवल देंगे अपना कपड़ा, किसी दूसरे को नहीं देंगे, यानी कि बने हुए सामान को आप केवल उसी को देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे, है ना। और बेसिकली वो अंग्रेज को देता नहीं था, वो देता था गुमास्ता को। और ये गुमास्ता किसके लिए काम करता था, अंग्रेजों के लिए काम करता था, है ना। सामान को इकट्ठा करना, उस पर नज़र रखना, इस प्रकार के चीज़ों को। दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर, और वीवर्स लोग उस बने हुए सामान को किसी दूसरे को नहीं दे सकता था, है ना। यदि देता था ना तो बहुत गंदे तरीके से पीटता था कि तुम लोन, यानी कि तुम एडवांस लिए हमसे और बने हुए सामान को किसी और को बेच दिए, है ना। तो बहुत गंदे तरीके से वो पिटाता भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा है एडवांस प्रूव्ड हार्मफुल। बहुत बार एडवांस ना लोगों के लिए, वीवर्स के लिए हार्मफुल साबित हो जाता था। हार्मफुल मतलब कि वो लोग हंसी खुशी से लोन, यानी कि एडवांस ले तो लेते थे कि अरे वाह अंग्रेज साहब हमको एडवांस दे रहे हैं खेती करने के लिए, है ना। वो हंसी खुशी से एडवांस ले तो लेते थे, लेकिन बहुत बार वो एडवांस उनके ऊपर हावी हो जाता था, यानी कि उसके लिए खतरनाक साबित हो जाता था। कैसे खतरनाक साबित होता था, इसके बारे में जानिए। एज लोन फ्लोड इन एंड द डिमांड फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंडेड, वीवर्स ईगरली टुक द एडवांसेस होपिंग टू अर्न मोर। जैसे जैसे ब्रिटेन में
इंडिया के सामानों का डिमांड बढ़ रहा था, वैसे वैसे अंग्रेज क्या कर रहा था, भारत में विभर से सामान बनवाने में लगे हुए था, है ना। क्योंकि वहाँ पे डिमांड क्या है, ज़्यादा है। डिमांड वो फुलफिल कब होगा, जब यहाँ से सामान बन के जाएगा, है ना। और ये सामान कब बनेगा, तब बनेगा जब आप विभर्स को क्या दें, एडवांस दें, यानी कि पैसा दें काम करने के लिए, कि लो भाई एडवांस में पैसा ले लो, काम करो, और काम जो तुम जो भी बनाओगे वो हमको बना कर दे देना, है ना। तो यहाँ से जो विभर्स लोग थे वो भी बड़ा हंसी खुशी से लोन ले लेते थे, यानी कि एडवांस वो लोग हंसी खुशी ले लेते थे। क्यों? क्योंकि भाई देखो अंग्रेज साहब एडवांस दे रहे हैं सामान को बनाने के लिए, है ना। बदले में वो एडवांस जो उसको मिलता था उससे वो क्या करता था, वो कपड़ा बनाता था, वो सामान बनाता था जो कि अंग्रेज उसको बनाने के लिए कहता था, है ना। और उससे क्या होता था, उसका प्रॉफिट थोड़ा सा हो जाता था। ऐसा उनको लगता था कि यार जब हम एडवांस ले रहे हैं, सामान को ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा हमको इनकम होगा। तो इस लालच में वो लोग क्या करते थे, अंग्रेजों से एडवांस ले लेते थे, है ना। आगे, मैनी वीवर्स हैड स्मॉल प्लॉट्स विच वेयर कल्टिवेटेड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली नीड्स। बहुत सारे वीवर्स के पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कपड़ा बनाते थे, उनके पास अपना छोटा छोटा ज़मीन भी हुआ करता था। उस ज़मीन पे वो लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करके अपने बाल बच्चे का जीवन पालन पोषण भी किया करता था, है ना। ये भी था उस समय पे। नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड एंड डिवोट ऑल देयर टाइम टू वीविंग। अब यहाँ पे क्या होने लगा, अब यहाँ पे ये होने लगा कि पूरी तरीके से इसने क्या कर लिया, जिम्मेदारी ले लिया ना कि अंग्रेजों को हम बना कर देंगे क्या, जो उन्होंने ऑर्डर दिया है। क्यों भाई बना कर देंगे, क्योंकि आपने एडवांस ले रखा है ना। तो इनके पास जो ज़मीन होता था, इस ज़मीन को ये क्या करता था, लीज पे दे देता था। लीज मतलब कि रेंट पे दे देता था किसी दूसरे को, कि भाई देखो हमको जो है ना अंग्रेज साहब ने काम दे दिया है करने के लिए एडवांस के तौर पर, तो जो मेरा ज़मीन है ना उस पर तो हम खेती नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, तो ये खेत तुम ले लो अब, और हम जो है अब बैठकर अंग्रेजों के लिए काम करेंगे। ये उस समय पे हो रहा था। तो समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे वीवर्स के पास दो समस्या है। समस्या क्या है, उनके पास अपना ज़मीन है, उसको अपना वहाँ पे खेती भी करना है ना। और उनके पास ऑर्डर है, किसके पास ऑर्डर है, वीवर्स के पास ऑर्डर है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि भाई तुमको ये सामान हमको बना कर देना है। क्यों? क्योंकि तुमने हमसे एडवांस लिया हुआ है और हमसे प्रॉमिस भी आपने किया है कि हम आपको बना कर ये सामान देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो उनका अपना ज़मीन है वीवर्स का, वो ज़मीन बेसिकली वो क्या कर दे रहा है, लोन पे किसी दूसरे को दे दे रहा है कि भाई देखो हमारे पास समय तो नहीं है, तो हमारे लिए ये जो ज़मीन है, हमारे पास जो ज़मीन है, इस ज़मीन को तुम रेंट पे ले लो, है ना। इससे जो थोड़ा बहुत उपजेगा अनाज, उसके बदले में थोड़ा सा हमको दे देना, है ना। इस प्रकार से समय पे चलता था। उसके बाद वीविंग रिक्वायर्ड द लेबर ऑफ इंटायर फैमिली विथ चिल्ड्रेन एंड वोमेन ऑल इंगेज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस। और ये वीविंग इतना लंबा काम होता था जिसमें कि आप एक या दो आदमी काम नहीं कर सकते हैं पूरा काम। इसके लिए आपको पूरे फैमिली को जोड़ना पड़ता था, यानी कि पूरे फैमिली में जो भी आदमी है उन सारा का काम होता था किसमें, वीविंग में, है ना। वीविंग में अलग अलग काम होता है भाई, कपड़े को बुनना, फिर उसको रंगना, फिर उसको सुखाना, फिर उसको तैयार करना, फिर उसको पैक करना, फिर उसको पहुंचाना, इस प्रकार का, है ना। बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो वीविंग में बेसिकली आपका पूरा समय लग जाता था, है ना। ये लंबा प्रोसेस भी होता है, साथ ही साथ ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि ऐसा है जिसमें कि आपको बहुत समय देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप कपड़े का बुनाई कर रहे हैं ना, तो आपको हाथ से ही करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि उसमें मशीन तो था नहीं, तो आपको हाथ से बुनाई करना है तो समय ज़्यादा लगता था। और साथ ही साथ ये ऐसा काम था जिसमें कि पूरे फैमिली मेम्बर का जरूरत पड़ता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ आफ्टर लूजिंग लैंड द वीवर्स बिकेम डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड सप्लाईज एंड अदर नीड्स। अब यहाँ पर बहुत बार होता क्या था, बहुत बार ये होता था कि उनके पास जो अपना ज़मीन था, वो ज़मीन तो वो बहुत बार अपना रेंट पे दे देता था कि भाई लो हमारे पास समय तो नहीं है, तो तुम मेरा ज़मीन ले लो, इस पर खेती करना, है ना। बदले में कुछ अनाज हमको तुम वापस ला कर दे देना, क्योंकि हमारा ज़मीन आपने लिया है, उसके बदले में अनाज दे देना आपस में वापस ला कर। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हो गया कि बहुत बार ऐसा होता था ना कि फसल बढ़िया नहीं होता था। अब जब फसल बढ़िया नहीं हुआ तो आपके खेत के ऊपर जो दूसरे आदमी ने खेती किया है, तो क्या वो आपको फसल दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। जब फसल ही अच्छा नहीं होता, आपको फसल कहाँ से देगा खाने के लिए। तो यहाँ पे उनको क्या चीज़ का कमी यहाँ पे खलने लगा उसको अनाज का, है ना। और दूसरी बात, इन वीवर्स को जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, जो अंग्रेज़ों के लिए कपड़ा बनाते थे, इनको पूरी तरीके से बहुत हद तक पूरा
पैसा इनको नहीं मिलता था अपने काम के बदले में। अंग्रेज काम तो करवाते थे लेकिन कभी भी पूरे पैसे में इनसे बना हुआ सामान नहीं खरीदते थे। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हो गया कि इनको प्रॉफिट भी कम होने लगा। प्रॉफिट कम क्यों होने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए कपड़ा तो बना रहा है लेकिन उस कपड़े के लिए जो दाम होना चाहिए ये वो दाम इसको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो अपना ज़मीन रेंट पे दे रखा था किसी दूसरे को, वो भी इसको लाकर पूरा रेंट नहीं दे पा रहा है। अनाज के रूप में हो सकता है वो रेंट, या फिर वो रेंट पैसे के रूप में हो सकता है, नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि फसल ही अच्छा नहीं होता था, है ना। तो ये लोग बुरी तरीके से फंस जाते थे। किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में, भूख के सिचुएशन में। यानी कि इनके पास पैसा नहीं है भाई। जब पैसा नहीं है तो क्या इनके पास पेट नहीं है क्या, पेट है, और पेट को भरने के लिए क्या चाहिए, अनाज चाहिए, और अनाज को खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और इसके पास पैसा है नहीं, है ना। तो बहुत बार जो ये हंसी खुशी एडवांस लेता था, एडवांस बहुत बार इनको हार्मफुल भी हो जाता था, यानी कि बहुत बार एडवांस से इनको नुकसान भी हो जाता था। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो ये आपने इसमें ये पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्लेसेस बिटवीन गोमास्ताज एंड वीवर्स। बहुत बार ये होता था ना कि गोमास्ता के बीच में और वीवर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता था। वीवर्स मतलब कौन लोग, जो कि कपड़ा बना रहा था। गोमास्ता कौन लोग, अंग्रेज का वो आदमी जो कि वीवर के पास, गोमास्ता वो लोग जो कि अंग्रेज के पास आता था और कहता था कि अंग्रेज साहब आपका हम काम कर देंगे, है ना। तो बेसिकली वीवर वो लोग हो गया जो कि कपड़ा बना रहा है, और गोमास्ता वो लोग हो गया जो कि अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहा है। और वही गोमास्ता वीवर के पास आता था क्या लेने के लिए, कपड़ा बना हुआ लेने के लिए, कि भाई देखो अंग्रेज़ साहब ने जो आपको समय दिया था वो समय पूरा हो गया, है ना। उस समय में आपने कपड़ा बनाया कि नहीं बनाया, दिखाइए जल्दी। तो इस वजह से गोमास्ता के बीच में और कभी कभी वीवर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। इसका कारण क्या था, इसके बारे में देखिए हम लोग जानते हैं। द गोमास्ताज वेयर आउटसाइडर विथ नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विद द विलेज। ये जो गोमास्ता लोग हुआ करते थे ना, ये गोमास्ता लोग दूसरे दूसरे गाँवों के हुआ करते थे। यानी कि ये गोमास्ता लोग उसी गांव का आदमी नहीं होता था, किसी दूसरे गांव का आदमी होता था। और जैसे कोई दूसरा वाला गांव का आदमी किसी दूसरे गांव में गोमास्ता बनकर आएगा तो क्या उसका एक अच्छा सा रिश्ता उस गांव में होगा, जिस गांव में वो आएगा गोमास्ता बनकर, नहीं आ पाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, वहाँ से गोमास्ता आया कहाँ पर, किसी दूसरे गांव में, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस गांव में यानी कि जिस गांव में वो गोमास्ता आया है काम करने के लिए अंग्रेज़ों के लिए, तो वहाँ पर उसका संबंध अच्छा नहीं है ना। तो ये हो गया पहला आपका। उसके बाद यानी कि उस गांव के लिए गोमास्ता बिल्कुल एक नया आदमी है, बिल्कुल एक नया आदमी है। दे एक्टेड एरोगेंटली मार्च इनटू विलेजेस विद सिपॉयज एंड प्यून्स, पनिश वीवर्स फॉर डिलेज इन सप्लाई ऑफ एंड बीटिंग एंड फ्लॉगिंग देम। तो बहुत बार, अच्छा देखो यहाँ पे गोमास्ता को क्या काम दिया अंग्रेज़ों ने, ये काम दिया है कि देखो भाई हमने जो ऑर्डर दिया है वीवर्स को काम करने के लिए, उस ऑर्डर को वो काम, यानी कि उस ऑर्डर पे वो काम करेगा, और काम करने के बाद जो वो कपड़ा तैयार करेगा अपना, उस तैयार किए हुए कपड़े को इकट्ठा करके तुमको बस मेरे पास लेकर आ जाना है। ये कौन कहता था, अंग्रेज कहता था। किससे, गोमास्ता लोगों से कहता था, है ना। और जब गोमास्ता जाता था वीवर्स के पास कि भाई देखो तुम्हारा जो समय था, जो अंग्रेजों ने समय दिया था आपको कपड़े बनाने का, वो समय क्या हो गया, पूरा हो गया, तो आपने कपड़ा बनाया कि नहीं बनाया। मान लीजिए किसी कारणवश से वीवर्स ने वो कपड़ा नहीं बना पाया टाइम पे, तो वो गोमास्ता क्या करते थे, सिपाही के साथ जाते थे उस गांव में, और उस वीवर को बहुत ही गंदे तरीके से मारता था, पीटता था, बहुत ही गंदे तरीके से। क्यों मारता पीटता था, इसलिए मारता पीटता था कि अंग्रेज़ों ने जो आपको काम दिया वो काम आपने नहीं कर पाया, समय पे डिले कर दिया, है ना। इसके साथ ही साथ ऑफन बीटिंग एंड फ्लॉगिंग देम, बहुत गंदे तरीके से मारता था, और साथ ही साथ उनको बहुत बार वहाँ से हटा भी देता था, है ना, गोमास्ता लोग। तो सोचो जो बाहर का आदमी है, बाहर गांव का आदमी है, वो उस गांव में आ रहा है और वहाँ के वीवर्स को मार पीट रहा है, तो क्या लड़ाई झगड़ा होगा गोमास्ता के बीच में और वीवर के बीच में, बिल्कुल होगा, है ना। आगे द प्राइसेस दे रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी वेयर मिसेरेबली लो। इसके साथ ही साथ उन वीवर्स को अपने कपड़े के बदले में जो पैसा मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था, यानी कि जो उसका एक्चुअल प्राइस है वो उसको नहीं मिल पाता था, बहुत ही कम प्राइस मिलता था उनको। इन कर्नाटक एंड बंगाल वीवर्स लेफ्ट विलेजेस एंड माइग्रेटेड, सेटिंग अप लूम्स इन अदर विलेजेस वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशन। अब इतना ज़्यादा गोमास्ता लोगों को टॉर्चर करते थे, वीवर को टॉर्चर करते थे कि लोग
मजबूरन होकर, यानी कि मजबूरी से वो लोग अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर सेटल हो जाते थे। यानी कि गुमास्ता लोग इतना ज़्यादा लोगों को टॉर्चर करता था, वीवर्स लोगों को, कि वो लोग तंग आकर दूसरे गांव में जाकर बस जाते थे। और ये एग्जांपल दिया गया आपका कहाँ का, कर्नाटक और बंगाल का दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे वीवर्स ऐसे थे, यानी कि ऐसे बहुत सारे कपड़े बनाने वाले लोग थे जो कि अपने गाँवों को छोड़कर दूसरे गाँव में जाकर बस जाते थे, केवल और केवल गुमास्ता के डर के वजह से, क्योंकि वो लोग बहुत ही गंदे तरीके से मारता पीटता था, बेइज्जत करता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और दूसरे गांव में जाकर वो लोग क्या करता था, सेटिंग अप लूम्स इन अदर विलेजेस वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशन। मतलब कि किसी गांव में यदि उसका नाता है, किसी से कोई उसका रिलेशन वाला लोग रहता है, तो वहीं पर जाकर वो अपना छोटा सा लूम खोलता था, यानी कि छोटा सा झोपड़ी, और झोपड़ी में जो अपना काम करता था बुनाई का, वो लोग खोलता था और वो वहीं पर अपना वो लोग का काम करता था। ठीक है, आगे। Weavers began refusing loans, closing down their workshops and taking to agricultural labor। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा इनको टॉर्चर कर दिया गया था, इतना ज़्यादा इनको परेशान कर दिया गया था गुमास्ता के द्वारा, कि ये लोग लोन देने से भी अब मना कर दिए। मतलब कि जो एडवांस ये लोग पैसा लेते थे अंग्रेज़ों से, कि भाई पैसा दो तभी तो आपको बनाकर हम सामान देंगे, तो वो भी देना इन लोगों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद क्यों किया, गुस्से से। एक तो हम आपके लिए सामान भी बना के दे रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है तो आप हमको मार रहे हैं, है ना। तो जो लोन था उनके पास वो भी देने से उन्होंने मना कर दिया। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने तो अपने दुकान को ही बंद कर दिया। मतलब कि जहाँ पे लोग कपड़े का बुनाई करते थे वीवर्स लोग, उस दुकान को भी बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद वो लोग कहाँ चले गए, एग्रीकल्चर लेबर में चले गए। यानी कि वो लोग अब केवल और केवल क्या काम करेंगे, एग्रीकल्चर में काम करेंगे, खेती बाड़ी में काम करेंगे, है ना। यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से वीवर्स का काम ये लोग अब छूटने वाले हैं। वीविंग का जो काम है, बुनाई का जो काम है, वो पूरी तरीके से लोग अब छोड़ने वाला है ना, मजबूरी होके, मजबूरन, है ना। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ सिपाही। सिपाही कौन होता है, देखिए, बेसिकली सिपाही, है ना। ब्रिटिश प्रोनाउंस्ड द वर्ड सिपाही मीनिंग एन इंडियन सोल्जर इन द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश। मैंने कि हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सिपाही कहते हैं। तो अंग्रेज लोग का जानते हैं, वो लोग थोड़ा सा हिंदी में कमज़ोर होता है, तो वो लोग सिपाही को क्या कहते थे, सिपाही कहते थे। और ये सिपाही कौन लोग हुआ करते थे, बेसिकली इंडियन लोग ही हुआ करते थे, इंडियन सोल्जर हुआ करते थे, जो किसके लिए काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। तो उसी को ये लोग क्या कहते थे, सिपाही कहते थे। ठीक है। और इसी सिपाही के साथ गुमास्ता गांव में आता था। जिस वीवर्स ने देरी किया कपड़े को बनाने में, उस वीवर्स को ये लोग मारता पीटता भी था। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपने पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म कर लिया। कोई डाउट यहाँ समझने में? ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।